सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में वोट देने का अधिकार कैसे मिला, इसके पीछे बाबा साहब का संघर्ष क्या है, गोलमेज सम्मेलन में किस तरह से बाबा साहब ने वोट देने का अधिकार लड़कर दिलाने का कार्य किया, आज के अम्बेडकर संदेश में बखूबी आप समझेंगे। एक एक पॉइंट, एक एक शब्द, एक एक बात बाबा साहब की गोलमेज सम्मेलन में जो बाबा साहब ने अपने क्रांतिकारी संबोधन के जरिए रखी है, वो हुबहू हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। उप समिति संख्या 6 बनती है, जिसको जिम्मेदारी मिलती है मताधिकार से संबंधित, यानी कि मताधिकार कमेटी की दूसरी बैठक 22 दिसंबर 1930 को होती है। गोलमेज सम्मेलन में ये महत्वपूर्ण बैठक होती है और इस महत्वपूर्ण बैठक में बाबा साहब का स्पीच होता है। बाबा साहब उन सभी बिंदुओं को उजागर करते हैं जिनकी वजह से आज तक, यानी कि 1930 तक वोट देने का अधिकार दलितों और अस्पृश्यों को नहीं मिल पाया था। आखिर क्यों नहीं मिल पाया था? कुछ लोग क्या सोचते थे कि दलितों को वोट का अधिकार मिल जाएगा तो किस तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो उन सभी कुतर्कों का अपने तर्कों से बाबा साहब जवाब देते हैं। मेरे साथियों, अगर वास्तव में आपको दिलचस्पी इस बात में है कि आप जानना चाहते हैं कि वोट का अधिकार दलितों को कैसे मिला, उसके लिए बाबा साहब ने किस तरह से लड़कर वोट का अधिकार दिलाने का कार्य किया, आज का अम्बेडकर संदेश आप अंत तक जरूर वॉच कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारा आपसे विशेष निवेदन है। और इसके बाद 22 दिसंबर 1930 का संपूर्ण घटनाक्रम लेकर हम उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से पेज नंबर 61 से लेकर 64 तक हम रखने जा रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मैं समझता हूं कि इस गोलमेज सम्मेलन में केवल 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। आखिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, इस गोलमेज सम्मेलन के प्रमुख केंद्र बिंदु क्या है? तब बाबा साहब कहते हैं, पहला प्रश्न तो यह है कि क्या भारत को उत्तरदायी शासन सौंप दिया जाए। 1930 में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन यहां गोलमेज सम्मेलन में इस बात पे भी विचार किया जाना था कि क्या भारत को उत्तरदायी शासन सौंप दिया जाए। दूसरा प्रश्न यह है कि वह शासन किसके प्रति उत्तरदायी होगा। आखिर वो उत्तरदायी किसके प्रति होगा? यदि उत्तरदायी शासन है तो स्वाभाविक है किसी के प्रति तो उत्तरदायी होना चाहिए। वो उत्तरदायी होगा किसके प्रति? ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर गोलमेज सम्मेलन में सॉल्व होने हैं बाबा साहब के अनुसार। बाबा साहब कहते हैं कि पूर्ण अधिवेशनों में सभी ने एक स्वर से ये मांग की थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, और मैंने उस पूर्ण अधिवेशन में दलित वर्गों की ओर से बोलते हुए विरोध पक्ष में बैठे अपने मित्रों की भारत के लिए उत्तरदायी सरकार की मांग का समर्थन किया था। लेकिन ऐसा करते हुए मुझे ये ख्याल था कि मेरे हमवतन साथी जो इस गोलमेज सम्मेलन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, वे न केवल उत्तरदायी भारत सरकार की मांग करने में एकजुट हैं, बल्कि इस संबंध में भी उनमें मतैक्य है कि वह सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति उत्तरदायी होगी, इसमें भी एक मत होंगे, ऐसा ख्याल है मेरा। ये बात बाबा साहब कहते हैं। तब बाबा साहब कहते हैं, महोदय, मुझे ये कहते हुए बहुत खेद है कि मुझे भ्रांति हुई है। मैं अब देख रहा हूं कि हम में से कुछ लोगों को यह इच्छा होगी कि मैं और अन्य कुछ लोग डोमिनियन स्टेट्स की मांग में उनका साथ दें। वे हमारी इस मांग में हमारा समर्थन नहीं करेंगे कि उस डोमिनियन स्टेट्स के अधीन जो सरकार बनाई जाएगी वो भारत की जनता के प्रति कुल मिलाकर उत्तरदायी होगी। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ऐसा मतभेद हो जाएगा और मुझे उस स्थिति का पक्ष पोषण करना होगा जो हमने अपनाई है। बाबा साहब कहते हैं, महोदय, अब मैं दलित वर्गों की ओर से बोलते हुए ईमानदारी के नाते उत्तरदायी सरकार या डोमिनियन स्टेट्स के लिए तब तक सहमत नहीं हो सकता जब तक कि मुझे यह विश्वास न हो जाए कि जिन लोगों की ओर से मैं बोल रहा हूं उन्हें उस संविधान में भी स्थान मिलेगा। मुझे अपने सभी मित्रों को ये बात स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए कि क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव पर आपत्ति की है, इसलिए उसके विरोध में जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं मैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा। एक तर्क ये भी प्रस्तुत किया गया है कि हमें इस देश में निर्धारित इस पूर्व उदाहरण
को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वयस्क मताधिकार चरणबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि हमें उन्हीं चरणों को अपना लेना चाहिए जो इस देश में 1832 से 1918 तक अपनाए गए थे। जिन लोगों ने यह रूख इस देश में मताधिकार दिए जाने के राजनीतिक इतिहास को दृष्टिगत रखकर अपनाया है, वे शायद ये समझते हैं कि अंग्रेजों ने 1832 के बाद से जनता को मताधिकार देने के लिए जो कदम उठाए थे वे किसी दार्शनिक प्रक्रिया अपनाने का परिणाम थे। उन्होंने पहले से ही यह निर्णय कर लिया था कि हमें 1832 में सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार देना चाहिए, क्योंकि अन्यथा ऐसा करना दार्शनिक दृष्टि से गलत होगा। उन्हें अगला कदम 1866 के बजाय 1868 में ही उठाना चाहिए और बाद में अगला कदम 1866 में नहीं बल्कि 1867 में उठाना चाहिए और इसी प्रकार उससे अगला कदम 1867 में न उठाकर 1884 में उठाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि जो इस प्रकार का तर्क देते हैं उनका यह विश्वास है कि इस तथ्य के पीछे कोई दार्शनिक विश्वास काम कर रहा था, लेकिन मैं अपने उन मित्रों को ये बता देना चाहता हूं कि यदि आप इंग्लैंड के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि न केवल ब्रिटिश लोगों द्वारा उठाए गए कदमों के निर्धारण के पीछे कोई दार्शनिक विश्वास नहीं था, बल्कि मताधिकार के प्रश्न पर इसी देश में महज दलगत राजनीति के मामले के रूप में उस पर विचार किया गया था। प्रत्येक दल ने मताधिकार के विस्तार या प्रयत्न इसलिए किए कि उसने सोचा कि राजनीतिक नारे के रूप में उसका इस्तेमाल करने से उस दल का प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा और उस दल को बल मिलेगा। शायद ये बात मेरे मित्र को चौंकाए जिन्होंने इसी तर्क का प्रयोग किया और मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं कि वे इसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं और उन्हें इससे एक प्रकार की संतुष्टि होती है और वे यह महसूस करते हैं कि उन्होंने हमारे मार्ग में एक असाध्य बाधा उपस्थित कर दी है। हमें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि इंग्लैंड की जनता को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की दिशा में उठाए गए कदमों में वह एक था जो उदारवादियों अथवा उग्र सुधारवादियों ने नहीं बल्कि इसी देश के अनुदार सरकार ने उठाया था। अपने मित्र से जो दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि क्या उनका हमसे कहने का यही अभिप्राय है कि इस देश में मताधिकार सीमित था और इसी कारण उस मताधिकार के अंतर्गत जो सरकार बनी वह अच्छी सरकार थी, यानी ऐसी सरकार जिसका लक्ष्य लोगों का कल्याण और जनता की खुशहाली थी। क्या अपनी बात से वह यही निष्कर्ष निकालना चाहते हैं कि मताधिकार सीमित था इसलिए कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई और उस देश में हर एक नागरिक उससे संतुष्ट था? निश्चय ही ऐसा नहीं था। यदि मेरे मित्र लॉर्ड सेफ्सबरी की जीवनी और इंग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें तो उन्हें निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि अनसुधरी संसद किसी के लिए वरदान सिद्ध नहीं हुई थी। तीसरी बात जिसकी ओर मैं अपने मित्र का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बादशाह कहते हैं कि तीसरी बात जिसकी ओर मैं अपने मित्र का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वह यह है कि यदि वास्तव में उनके कथन में गंभीरता है और वह जो कुछ कहते हैं उस पर वास्तव में उनका विश्वास भी है कि वह भारत की जनता मताधिकार का पात्र नहीं है, तो उनके लिए उसके सिवाय कोई चारा नहीं कि वह भारत लौट जाए और औपनिवेशिक दर्जे या उत्तरदायी सरकार की मांग न करे, क्योंकि निश्चित है कि यह एक ऐसे सज्जन का मत है जो इस बात की वकालत करता है कि भारतीय जनता मताधिकार का प्रयोग करने की पात्र नहीं है, शासन की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने के योग्य नहीं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे किसके नाम पर उत्तरदायी सरकार की मांग करते हैं। क्या वह इस वर्ग के लिए, क्या अपने लिए, आखिर यह है किसके लिए? मेरी समझ में उत्तरदायी सरकार और औपनिवेशिक दर्जे के पक्ष में केवल एक ही दलील आती है और वो यही मान्यता है जो किसी भी दलील का आधार बनती है कि भारत की जनता सरकार का दायित्व उठाने के लिए सर्वथा योग्य है। यदि मेरे मित्र यह मानते हैं कि भारत की जनता उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए सक्षम नहीं है तो इससे केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत की जनता को न तो औपनिवेशिक दर्जा दिया जाना चाहिए और न ही कोई जिम्मेदारी। दूसरा तर्क ये दिया गया है कि यद्यपि वयस्क मताधिकार एक आदर्श हो सकता है किंतु उसे इस समय लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास उसे कार्य रूप देने के लिए आवश्यक तंत्र मौजूद नहीं है। वैसे तो मेरी इस तर्क के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस मत के विरोध में भी कुछ बातें हैं। आइए ये देखें कि मताधिकार का वास्तव में अर्थ क्या है।
मताधिकार का वास्तव में अर्थ क्या है, तब बाबा साहब कहते हैं जाहिर है कि मताधिकार का अर्थ केवल मतपेटी मात्र नहीं है, न इससे तात्पर्य मतदान के केंद्र और वहां मतदान अधिकारियों को बैठाने से है। बाबा साहब कहते हैं मताधिकार का तात्पर्य उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बातों से है। आखिर वो कौन सी बातें हैं, बाबा साहब कौन सी बातें बताना चाहते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। बाबा साहब कहते हैं महोदय, मेरी समझ में मताधिकार का अर्थ आत्मरक्षा का अधिकार के अलावा कुछ और नहीं है। बाबा साहब के अनुसार मताधिकार का अर्थ क्या है? मेरे साथियों, बाबा साहब के अनुसार मताधिकार का तात्पर्य, बाबा साहब स्वयं कहते हैं, आत्मरक्षा के अधिकार के अलावा और कुछ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आप एक ऐसे विधानमंडल का निर्माण करेंगे जो ऐसे अनेक कानून पारित करेगा जो जनता के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति को प्रभावित करेंगे। यदि विधानमंडल को इन सर्वाधिक महत्व के मामले में आपके जीवन को प्रभावित करने की वह शक्ति प्राप्त होगी, तो यह निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो उस विधान से प्रभावित होगा, ऐसे कानूनों के खिलाफ अपने बचाव की शक्ति होनी चाहिए। जो हो सकता है उसकी स्वतंत्रता का हनन करते हों, उसके जीवन और उसकी संपत्ति पर आघात करते हों। यह केवल मत पेटी का प्रश्न नहीं है, ना ही वह मतदान केंद्रों का प्रश्न है। मेरे साथियों, आपने समझा कि मताधिकार का तात्पर्य बाबा साहब क्या लगाते हैं। अस्पृश्यों, अछूतों को मताधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार अभी तक नहीं मिला। इसके पीछे दो महत्वपूर्ण तर्क बाबा साहब ने यहाँ प्रस्तुत किए। जो लोग कहते हैं जिस वजह से मताधिकार समस्त भारतीयों को नहीं देने की बात यहाँ पर कही जा रही थी, तो उसका भी पटाक्षेप किया बाबा साहब ने, उसको उजागर किया और उस तर्क को बाबा साहब ने अपने तर्क के जरिए काट दिया मेरे साथियों। और मताधिकार का मतलब क्या बताया, ये आप बखूबी समझ गए हैं। बाबा साहब के अनुसार आज के अम्बेडकर संदेश का यही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है कि मताधिकार का बाबा साहब की नज़र में क्या अर्थ है। आपको बताना है आज के अम्बेडकर संदेश का ये महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में। हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि आप ऐतिहासिक अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने सभी साथियों को, अम्बेडकर अनुयायियों को इस अम्बेडकर संदेश को जरूर भेजेंगे, शेयर करेंगे। इसी निवेदन और आह्वान के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का, नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।